हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी संविधान की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भारत का संविधान कैसे बनना शुरू हुआ, उसके क्रमिक विकास कैसे हुआ, और हमने डिस्कस किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि रेगुलेटिंग एक्ट किसने बनाया। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश की सरकार के, वो लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए बनाया, नियंत्रित और नियमित रूप से चलाने के लिए बनाया। उसकी खास बातें क्या थी? गवर्नर जनरल बना दिए गए, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। उसके उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। फिर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बन गया तो कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बन पाती, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, कमियां रहती हैं। तो उन कमियों को सुधारने के लिए ही 1781 ईस्वी में उस कमी को या उस अधिनियम को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कि संशोधनात्मक अधिनियम, तो ये तो क्लियर है कि जो हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए ही हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, यानी संशोधनात्मक अधिनियम। इसके और नाम क्या है? जैसे बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं, और इसका जो दूसरा परिचित फेमस नाम है, प्रमुख नाम है, बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। लेकिन इसका जो बेसिक नाम है, जो मूलतः पारित किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में 1781 का संविधान संशोधनात्मक अधिनियम कहलाता है। ठीक है, तो 1781 ईस्वी में इस एक्ट को बनाया क्यों गया? तो आते हैं पॉइंट्स पे कि इस एक्ट को बनाने का कारण क्या था। तो कारण की अगर बात की जाए तो मुख्य कारण क्या था? जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, या 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए, और उसकी कमियों को दूर करने के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए और उस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बनाया गया, संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ पे एक बात कह तो गई कि कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन वो कमियां कौन सी हैं, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सी कमियां थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो चलिए उनकी कमियों की तरफ ध्यान दिया जाए कि 1773 के एक्ट की कमियां क्या थी। 1700 या फिर यहाँ लिख देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, ठीक है। तो उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो ठीक है, उस अधिनियम के अनुसार बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, और उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए उनका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। पिछली क्लास में ही बताया गया, तो इसलिए आपका रिवाइज भी होता रहेगा। तो ठीक है, संविधान वहां पे न्यायालय तो बन गया, लेकिन न्यायालय के यानी कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता।
यानी कि वहां पे ये तो न्यायालय तो बना दिया गया, लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि इस न्यायालय में कौन से लोग की जो हमारे अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे हैं उनके मुकदमों की सुनवाई होगी, या जो भारतीय जनता है उसके मुकदमे की सुनवाई होगी। उसका अधिकार क्षेत्र बांटा नहीं गया। तो ये एक उसकी सबसे बड़ी कमी थी, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता। और दूसरी कमी की अगर बात कर ली जाए उच्चतम न्यायालय के, तो यहाँ पे था कि कौन से कानून के आधार पे न्याय करे, उच्चतम न्यायालय में कौन से कानून के आधार पर न्याय हो। कौन से कानून के आधार पे, जैसे कि क्योंकि वो ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश थी, अमेरिका अंग्रेजों की, तो भले ही कोर्ट भारत में बन गया, लेकिन जो वहां पे कानून चलेंगे क्या वो अंग्रेजों के कानून होंगे या भारतीय कानून होंगे, क्योंकि न्यायालय तो भारत में है और वो शासक जो है वो अंग्रेज हैं। तो यहाँ पे कौन से कानूनों के आधार पर न्याय किया जाए ये बात भी स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट। तो यहाँ पे दो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में कमियां थी, तो इन कमियों को दूर करने के जब 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, तो उसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या दिया गया कि कलकत्ता के निवासी, यानी कलकत्ता में जो भी निवास करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो वहां पे तो भाई ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे, तो वहां पे दो भागों में बट गए लोग, अंग्रेज और दूसरे भारतीय, तो दोनों ही चीजें थी। तो अब ये सवाल उठा कि अगर वो अंग्रेज है तो उसके साथ किस हिसाब से कौन सा कानून चलेगा। यहाँ पे है कि कौन से कानून के आधार पर न्याय किया जाए, तो जो दूसरा हमारा कमी थी वो यही थी कि किस आधार पर न्याय किया जाएगा। तो अंग्रेजों के लिए कह दिया गया कि ब्रिटिश कानून के आधार पर, ब्रिटिश कानून के आधार पर। और जो भारतीय थे, भारतीय भी हमारे दो भाग में बट गए, हिंदू और दूसरे मुस्लिम। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदुओं का कौन सा होगा, हिंदू धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर, नीचे लिख देते हैं। इनके साथ जो न्याय होगा वो कैसे होगा, हिंदू धर्म के आधार पर। और जो मुस्लिम थे उनके लिए कह दिया गया कि अब उनका जो न्याय होगा वो मुस्लिम धर्म के आधार पर किया जाएगा। तो हमेशा कमियों को सुधारने का प्रयास किया था। एक बार में कोई भी चीज कंप्लीट या परफेक्ट नहीं होती, उसमें कमियां होती हैं। हाँ, उन कमियों को धीमे धीमे सुधारा जाता है। तो जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उनमें ये दो मुख्य कमियां थी कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र नहीं पता थे, कौन से कानून के आधार पर न्याय किया जाए ये भी स्पष्ट नहीं था। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बताया गया कि जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा कलकत्ता है, यानी कलकत्ता के जितने निवासी हैं सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएंगे। जो अंग्रेज होंगे उनके साथ ब्रिटिश कानून के अनुसार न्याय किया जाएगा, और जो भारतीय हैं अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के आधार पर, और मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के आधार पर उनके साथ न्याय किया जाएगा। तो इस हिसाब से इन कमियों को तो दूर कर लिया गया, इन कमियों को दूर कर लिया गया। अब जो आगे और भी कमियां थी उन कमियों के बारे में एक बार हम चलते हैं। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल सके। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एग्जाम्स में ये सारे ही क्वेश्चन, सारे ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट की इन दो कमियों को दूर करने के साथ ही साथ एक नियम और अतिरिक्त उसमें जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी आदेश पारित करता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय यदि कोई भी आदेश पारित करता है
तो उसे भारतीय, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चीजों की बात किया जाए, भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखना होगा। ये भारत वालों के पक्ष में बात थी, रखना होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया नियम जोड़ा, अब उसमें भारत को ध्यान दिया ही ना जाए, वहाँ के रीति नियम, जैसे हिंदू हैं वो पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम है वो नमाज पढ़ते हैं, इन चीज़ों को ही हटा दिया जाए। धार्मिक जो भी रीति रिवाज थे उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, बल्कि उनको और भी ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी आदेश पारित करेगा तो उसे भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये एक नया नियम उसमें ऐड किया गया। इसके साथ ही साथ अब जो कमियां आई वो कहाँ पे आई, गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको पिछली क्लास में बताया गया है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल जो दूसरी कमी थी, और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल की समिति भी हुआ करती परिषद, और उसकी परिषद के बीच जो अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र का बंटवारा ना होना नहीं किया गया था। यानी कि ये भी एक कमी थी कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उसमें गवर्नर जनरल तो बना दिया गया कि सबका एक मुखिया होगा जिसे गवर्नर जनरल कहा है, बाकी सब गवर्नर कहलाएंगे, और उसकी परिषद के बीच में लेकिन अधिकार नहीं बांटा गया कि गवर्नर जनरल और गवर्नर के बीच में क्या फर्क है, उसकी परिषद के अधिकार कितने हैं या गवर्नर जनरल के क्या अधिकार हैं, ये चीजें नहीं बांटी गई। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इसको भी अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया। साथ ही साथ और नए नियम क्या जुड़े, और नियम ये जुड़े कि जब गवर्नर जनरल, कोई भी गवर्नर जनरल यदि कोई नियम बनाता था, गवर्नर जनरल पहले जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा था तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यदि कोई नियम बनाती थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत कराना पड़ता था। यह 1773 में था कि अगर गवर्नर जनरल ने कोई सा भी नियम बनाया तो उसे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रजिस्टर्ड कराएगा, पंजीकृत कराएगा, तभी वो लागू होगा। अब जब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, यानी कि अब ये मुक्त हो गए, तुम नियम बनाओ, हमें पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से। तो अब क्या, वही गवर्नर जनरल उसकी परिषद यदि कोई नियम बनाती थी या बनाती है, यहाँ पे बनाती थी तो उसे पंजीकृत करने की आवश्यकता थी उसे, लेकिन फिलहाल में जब बनाने लगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से पंजीकृत कराने का प्रावधान हटा दिया गया। पहले क्या था कि कोई भी नियम बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जब तक उसे रजिस्टर्ड नहीं करेगी तब तक वो नियम लागू नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तब ये नियम हटा दिया गया कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद यदि कोई नियम बनाती है तो उसे उच्चतम न्यायालय से पंजीकृत करने का प्रावधान हटा दिया गया। अब उसे कोई भी नियम नहीं रह गया। इसके साथ ही साथ जो हमारे बंगाल, उड़ीसा, मद्रास के प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, वहाँ तो आपातकालीन स्थितियों में बंगाल, मद्रास जैसे जो भी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी वो अपने लिए नियम बना सकती हैं। ये एक नया नियम उसमें ऐड किया गया कि आपातकालीन का मतलब होता है, आपातकालीन से समझ लीजिएगा इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपातकालीन स्थितियों में बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसियां
प्रेसिडेंसियां अपने लिए नियम बना सकती हैं। ये नियम उसमें ऐड किया गया, अपने लिए नियम बना सकती हैं। यानी कि अगर उसे कोई भी समस्याएं आती है, इमरजेंसी आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से प्रमाण लेने नहीं आएगी या गवर्नर जनरल के पास जाएगी, वो अपने लिए नियम बना सकते हैं। ये बात उसमें कह दी गई। साथ ही साथ अब इसके साथ क्या किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, पदाधिकारी हुआ करते थे, पहले क्या था कि उनके ऊपर उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता था, लेकिन अब इसमें एक और शर्त लग गई। वो शर्त क्या थी कि यदि कोई कंपनी का पदाधिकारी है या फिर कोई कर्मचारी है, कंपनी के कार्य कर रहा है, कंपनी का शासन कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उसके व्यक्तिगत मामले हैं तब उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी, अन्यथा अगर कंपनी का कोई भी कार्य कर रहा है, शासकीय कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो ये नियम उसमें ऐड किया गया कि कंपनी, यहाँ पे बार बार अगर कंपनी लिखी जाए तो आपकी बात में याद आनी चाहिए दिमाग में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। कंपनी के कर्मचारी के पदाधिकारी कहिए, कर्मचारी कहिए, अधिकारी कहिए, सब बात वही है, पदाधिकारी या कर्मचारी के शासकीय कार्य पर, अगर वो शासन से संबंधी या कंपनी से संबंधी शासकीय कार्य कर रहा है, शासकीय का मतलब है कंपनी से संबंधी, शासन का मतलब होता है मैनेजमेंट चलाना, तो शासकीय कार्य के आधार पर उच्चतम न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सका, यानी अब इस पे केस नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी का कर्मचारी है, अधिकारी है, अगर वो कोई भी कंपनी का कार्य कर रहा है, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, उच्चतम न्यायालय उसकी मुकदमे को, उसकी केस को नहीं लेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ पिछले सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया कि जो 500 पाउंड से 5000 पाउंड से कम के केस हुआ करते थे वो सुप्रीम कोर्ट देख सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर 5000 पाउंड से बाहर अधिक के केस होने लगे तो उसको वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटेन में अब जाकर के वो कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। उच्चतम न्यायालय उस फैसले का हाथ नहीं लगाएगा। तो कुछ ये नियम्स थे, जो रूल्स थे, जो नए नए नियम ऐड किए गए और पुरानी जो कमियां थी उनको सुधारा गया। ये था हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट से संबंधित कुछ नियम। ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने देखा, पिछली क्लास में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, पहला अधिनियम भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उस संविधान के पहले अधिनियम में जो कमियां आई, जो कुछ उसमें सही तरीके से बताया नहीं गया था, अस्पष्ट था, उन कमियों को दूर करने के लिए ही हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना, जिसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, 1781 में बना। इसका दूसरा नाम जो बंगाल जुडिशरी एक्ट भी कहा जाता है। इस नियम के लाने का कारण क्या था? कारण था कि 1773 में बने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। सुप्रीम कोर्ट में क्या कमियां थी? उनके अधिकार क्षेत्र नहीं बांटे गए थे, किन कानूनों पे न्याय किया जाए ये नहीं बताया गया था। इसमें बताया गया कि उनका अधिकार क्षेत्र पूरे कलकत्ता के निवासियों पे होगा। जो अगर हिंदू है, अगर मतलब भारतीय है तो उसमें भारतीय कानून चलेंगे, यानी हिंदू धर्म का होगा तो हिंदू धर्म, और मुस्लिम होगा तो मुस्लिम धर्म के अनुसार। अगर वो अंग्रेज हो गया तो ब्रिटिश का नियम के अनुसार उसके साथ न्याय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें, जैसे कि जो गवर्नर हुआ करते थे और उनकी परिषद हुआ करते थे, उनके अधिकार क्षेत्र नहीं बांटे गए। यहाँ पे उनको क्लासिफाई कर दिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर है और गवर्नर जनरल है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और नियम ऐड किया गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश जारी करेगा तो उसमें भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में रखेगा, उसकी अवहेलना नहीं करेगा, उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे परिषद के बीच में अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया। गवर्नर जनरल, उसकी परिषद से यदि कोई नियम बनाती है तो पहले क्या था कि उसे सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना पड़ता था, पंजीकृत कराना पड़ता था। अब ये प्रावधान हटा दिया गया, अब उसे पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही साथ आपातकालीन स्थितियों में बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी अपने लिए नियम बना सकती हैं, ये प्रावधान भी उसमें जोड़ दिया गया। और जो आखिरी प्रावधान जोड़ा गया कि कंपनी का अगर कोई पदाधिकारी है, कर्मचारी है, कंपनी से संबंधित अगर शासन कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी नियम या कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।
कोई भी उच्चतम न्यायालय जो है वो कंपनी के खिलाफ, कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ ऐसी स्थितियों में जब वो शासन कार्य कर रहा है तो वो केस नहीं लिखेगी या केस सुनवाई नहीं करेगी। अगर कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत मामला है उसका तो फिर सुनवाई हो सकती है, लेकिन कंपनी का कार्य है तो सुनवाई नहीं होगी। और साथ ही साथ एक जो नियम था कि 5,000 पाउंड से कम के केस होते तब तो यहाँ पे ठीक है कि उच्चतम न्यायालय ने सुन लिया, लेकिन उससे अधिक के केस होते तो हमें ब्रिटिश क्राउन के पास जाना पड़ता था। तो ये कुछ नियम थे जो बंगाल जुडिशरी एक्ट या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम की खास बातें थी। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले वीडियोस में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।